हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने स्टडी को कंटिन्यू रख रहे होंगे। आइए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है राइजिंग इंग्लिश एजुकेटर। डियर फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। माँ सरस्वती के आशीर्वाद से एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नई क्लास लेकर के। फ्रेंड्स, लास्ट अपनी जो क्लास हुई थी हमने बात की थी टेंस एंड टाइम के बारे में। काफ़ी उसमें हमने एक्सप्लेनेशन किया था, काफ़ी उसकी डिटेल्स जानी थी। अब उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था, और वहीं से उस चीज़ को आगे डिस्कस करेंगे और उसके बारे में डीपली जाने की कोशिश करेंगे, ताकि टेंस एंड टाइम से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं या जो भी इससे टेंस एंड टाइम से रिलेटेड जो भी आपकी मन में डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हों। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लीजिए इस क्लास को। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे टेंस एंड टाइम की। टेंस एंड टाइम की फ्रेंड टेंस एंड टाइम के बारे में हमने काफ़ी जाना है, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो एक बार इन शॉर्ट एक बार फिर से सब चीज़ों को हम रिपीट करते हैं, ताकि आपको लास्ट क्लास में जो कुछ भी आपको बताया गया तो आपको रिपीट हो जाए और आप और अच्छे से इस चीज़ को समझ सकें। फ्रेंड्स, हमने बात की थी टेंस एंड टाइम के बारे में कि टेंस क्या है और टाइम क्या है। टाइम की अगर बात करूं, टाइम क्या है? टाइम है समय। टाइम क्या है फ्रेंड्स? समय। जबकि टेंस की बात करूं तो टेंस क्या है? टेंस इसी समय के अलग अलग जो पार्ट्स किए जाते हैं, अलग अलग जो उसको डिवाइडेशन किया जाता है समय को, उसी डिवाइडेशन को जो है हम क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करूँ टाइम की, तो टाइम हमारे पास कितना है? टाइम को अगर डिवाइड करूँ तो मैं इसके 3 अलग अलग पार्ट्स कर सकता हूँ। मैं समय के कितने पार्ट कर सकता हूँ? 3। सबसे पहले अगर बात करूँ तो हमारे पास प्रेजेंट टाइम होता है। उसके बाद अगर बात करूँ तो नेक्स्ट अपना होता है पास्ट टाइम होता है, और लास्ट वन जो होता है वो फ्यूचर टाइम होता है। अब इसी टाइम को, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टाइम को अगर हम डिवाइडेशन के आधार पर, या यूँ बोलूँ कि एज ए फॉर्म ऑफ वर्ब अगर उनको हमें यूज़ करना हो, तो अलग अलग फॉर्म ऑफ द वर्ब हम उनको यूज़ करना होता है। और वो जो फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है वो कौन से टेंस में किस प्रकार की वर्ब हम यूज़ करने वाले हैं, कौन सा उसका फॉर्म यूज़ करने वाले हैं, वही जो पार्ट होता है, वही जो पार्ट ऑफ टाइम होता है, वही जो पार्ट ऑफ टाइम आपका होता है वो होता है टेंस। इन शॉर्ट मैं कह सकता हूँ कि जो टेंस होता है वो कंप्लीटली रिलेटेड होता है किससे? वर्ब से। कंप्लीटली रिलेटेड किससे होता है? वर्ब से। कैसे रिलेटेड होता है फ्रेंड्स? आइए इसको समझ लेते हैं। इससे पहले हम बात कर लेते हैं टेंस एंड टाइम की डेफिनेशन के बारे में। इसकी परिभाषा क्या होती है, तो पहले परिभाषा को समझ लेते हैं थोड़ा सा। फ्रेंड्स, अगर टाइम की बात करूँ तो डेफिनेशन इसकी क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? तो परिभाषा की अगर मैं बात करूँ, डेफिनेशन की बात करूँ, तो अगर टाइम की बात करूँ तो हम लिख सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड in general sense, but tenses refer to different forms of verb। एक बार दोबारा देखिए फ्रेंड्स, रिपीट कर देता हूँ। आई रिपीट अगेन। टेंस एंड टाइम होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो अगर टाइम की बात करूँ तो इट इज़ यूज्ड इन जनरल सेंस, बट टेंस रेफर टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए फॉर्म ऑफ वर्ब्स, और फॉर्म ऑफ वर्ब भी कौन कौन सी? डिफरेंट, अलग अलग। यानी कौन से सेंटेंस में हम फॉर्म का कौन सा रूप यूज़ करने वाले हैं, कौन सी फॉर्म उसके प्रेजेंट फॉर्म आएगी, या पास्ट फॉर्म आएगी, या फिर आपकी आइंज फॉर्म आएगी, या फिर इन्फिनेटिव वर्ब आएगी, या फिर जेरेंट फॉर्म आएगी। तो वो जो फॉर्म ऑफ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, वो आपका क्या होता है? वो आपका टेंस होता है। और वो जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है वो एक टाइम जो समय होता है आपका, उस समय की क्या होती है? उसकी स्टेट्स होती है, उसकी
कंडीशन होती है, या यूँ बोल दूँ कि वो उसकी फेज होती है। किसी भी एक्टिविटी के किसी भी वर्ब को कितने फेजेज में हम कर सकते हैं, कितने उसके स्टेट्स बन सकते हैं, वो जो फेजेज होते हैं, जो स्टेट्स होती हैं, जो कंडीशंस होती हैं, वो फ्रेंड्स क्या होती हैं, वो होती हैं टेंस। फॉर एग्जांपल हम एक वर्ब को यूज करके देख लेते हैं। फ्रेंड्स मैं बात करूं, जो अपनी वर्ब होती है, अपनी जो वर्ब होती है, उस वर्ब के कितने रूप हो सकते हैं? उस वर्ब के रूप हो सकते हैं फ्रेंड्स 5। फर्स्ट वन की बात करूं तो वो हमारे पास होता है फ्रेंड्स V1, इसको हम V1 बोल सकते हैं। फ्रेंड्स सेकंड जो पार्ट होता है इसका, या सेकंड जो रूप होता है, सेकंड जो फॉर्म होती है आपकी V2। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो थर्ड जो इसकी होती है वो होती है V3। फोर्थ वन V+ing, और लास्ट वन जो होता है वो आपकी होती है V+SEIS। वी के साथ हम क्या कर रहे हैं, एस या ES यूज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स दोबारा देखिए इन चीज़ों को। वर्ब की अगर बात करूँ तो कितनी फॉर्म हो सकती हैं, 5 फॉर्म हो सकती हैं। फर्स्ट वन V1 जिसको आप प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं। सेकंड वन जो आपकी V2 होती है इसको आप पास्ट फॉर्म बोलते हैं। थर्ड वन जो आपकी होती है V3 जिसको आप पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। फोर्थ वन जो ING फॉर्म होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्रोग्रेसिव फॉर्म बोलते हैं या ING फॉर्म बोलते हैं, प्रोग्रेसिव फॉर्म है ये। और जो लास्ट वन है वो आपकी V और V के साथ में मतलब वर्ब में क्या लगा रहे हो आप, एस या ES लगा रहे हो। एक और फॉर्म जो होती है इसकी वो होती है आपकी इन्फिनेटिव। एक और फॉर्म जो होती है वो होती है फ्रेंड्स इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव की पहचान क्या होती है फ्रेंड्स, इन्फिनेटिव में हम बात करेंगे 2+V1। इन्फिनेटिव में क्या होगा, 2+V1 होगा। यानी यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ V1 है और यहाँ पर V1 है। तो यहाँ अगर बात करूँ V1 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं, 2 ऐड कर देते हैं, तो ये भी क्या होगी आपकी, वो भी इन्फिनेटिव वर्ब बन जाएगी। तो ये आपका V1 है जो आप जिसको आप फर्स्ट फॉर्म बोलते हो, जिसे आप प्रेजेंट फॉर्म बोलते हो। ये आपकी सेकंड फॉर्म है V2 है जिसको आप फास्ट फॉर्म बोलते हो। ये आपकी V3 है जिसको आप पास्ट पार्टिसिपल बोलते हो। इसके बाद V+ing फॉर्म है जिसको आप प्रोग्रेसिव फॉर्म बोलते हो, आप ING फॉर्म बोलते हो। या जेरेंट फॉर्म के एज ए जेरेंट फॉर्म इसको हम यूज़ करते हैं। जेरेंट फॉर्म के रूप में एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट भी इसको हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद में V में एस या ES हम यूज करते हैं, जो आप बेसिकली इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट में यूज करने वाले हो। इसके बाद में इन्फिनेटिव वर्ब है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ अगर मैं बात करूँ V1 और V1 और यहाँ पर भी सिर्फ फर्क है किसका, 2 का, क्योंकि 2 इसमें अगर ऐड कर दिया जाए, इसमें अगर 2 जोड़ दिया जाए दोनों एज इट इज हो जाएंगे। तो कह सकता हूँ कि ये जो आपकी बन रही है वो बन रही है V1 से। तो ये जो पार्ट है ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है V1 का। तो V1 का पार्ट है, तो ये तो यहाँ से क्रॉस। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो बेसिकली इसके कितने जो है, एक वर्ब की बेसिक जो फॉर्म होती है वो कितनी होती है, 5 होती हैं, 5 फॉर्म इसकी होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो एग्जांपल के तौर पर इसको लेना चाहिए। जैसे हमने लिया सबसे पहले फ्रेंड्स टेक, ये कौन सी फॉर्म है, ये प्रेजेंट फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म, ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है। इसके बाद में अगर बात करें सेकंड फॉर्म में तो यहाँ बात करेंगे टुक। यहाँ पर सेकंड फॉर्म के रूप में जो इसकी सेकंड फॉर्म यूज करने वाले हैं टुक टेक की, वो आपकी क्या होगी, टुक, और ये आपकी होगी फास्ट फॉर्म। इसके बाद में बात करें थर्ड फॉर्म की, तो थर्ड फॉर्म ये आपकी टेकन हो जाएगी, और यहाँ ये जो फॉर्म होगी ये होगी पास्ट पार्टिसिपल, ये आपकी पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगी। फोर्थ आपकी जो होगी वो होगी आपकी ING फॉर्म, यानी यहाँ पर आप ING फॉर्म होगी। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए टेक था, टेक में यहाँ पर टेकिंग कर दिया, ये हटा दिया। अकॉर्डिंग टू रूल अगर किसी वर्ब में ING लगाना हो और एंड ऑफ द वर्ब अगर ई है तो ई को उठा देते हैं, और ई को उठाने के बाद में उसमें ING यूज किया जाता है या ऐड कर दिया जाता है। तो एक रूल है, आगे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये आपकी ING फॉर्म हो गई या प्रोग्रेसिव फॉर्म हो गई, उसको आप क्या बोलते हो, प्रोग्रेसिव फॉर्म बोलते हो।
ये आपकी जेरंड फॉर्म होती है। और लास्ट वन जो है आपकी, वो आपकी कौन सी है, V1 है, और V1 में एस या एस जो है आपका ऐड किया हुआ है। और लास्ट वन जो है वो आपकी इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव बना हुआ आपका V1 से, तो इसको हम अलग रख लेते हैं। अगर बेसिकली देखा जाए तो इसकी 5 फॉर्म होती है, और सेपरेटली देखा जाए तो इन्फिनेटिव भी इसका पार्ट होता है। तो फ्रेंड्स ये अलग अलग इसके पार्ट्स हैं। टेक प्रेजेंट होती है, टुक आपकी पास्ट होती है, टेकन आपकी पास्ट पार्टिसिपल होती है, टेकिंग आपकी प्रोग्रेसिव फॉर्म होती है, ये जिसको जेरेंट फॉर्म भी बोलते हैं, और V1 में एस या एस और इन्फिनेटिव आपका होता है। फ्रेंड्स अगर बात करूं तो यहाँ पर V1 में अगर बात करूं तो यहाँ पर टेक है, तो टेक का टेक्स हो जाएगा, टेक का क्या हो जाएगा, टेक्स हो जाएगा। और यहाँ अगर बात करूँ इन्फिनेटिव में तो ये आपका टू टेक हो जाएगा। अब एज ए टेंसेज इनको यूज कैसे किया जाता है वो देखिए फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूँ V1 टेक की, तो V1 टेक का जो हम यूज़ करते हैं वो कहाँ करते हैं फ्रेंड्स, वो हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट टाइम के साथ। किसके साथ यूज़ करते हैं, प्रेजेंट टाइम के साथ। या फिर यूँ बोलें फ्रेंड्स कि इसका जो यूज़ करते हैं वो हम करते हैं प्रेजेंट के साथ, और प्रेजेंट में भी अगर स्पेशली बात करें तो प्रेजेंट में इसका यूज़ करते हैं प्लूरल फॉर्म के रूप में। प्रेजेंट जो अपना टेंस होता है उसमें हम इसको यूज़ करते हैं, और वो प्रेजेंट टेंस में हम इसका यूज़ करते हैं प्लूरल फॉर्म के रूप में। प्रेजेंट जो इंडेफिनिट होता है उसमें इसका यूज़ करते हैं हम प्लूरल फॉर्म के रूप में। उसके बाद में अगर बात करूँ टुक, तो टुक का हम यूज़ कहाँ करते हैं, ये पास्ट फॉर्म है तो इसका हम यूज़ करते हैं फ्रेंड्स पास्ट इंडेफिनिट में। इसका यूज़ कहाँ करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। थर्ड की बात करूँ तो थर्ड हमारे पास क्या है, टेकन है, और टेकन का जो यूज़ करते हैं वो फ्रेंड्स कहाँ करते हैं, इसका हम यूज़ करते हैं परफेक्ट टेंस में। फ्रेंड्स टेकन थर्ड फॉर्म है आपकी पास्ट पार्टिसिपल है, तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट हो या फिर पास्ट परफेक्ट हो। परफेक्ट टेंस जहाँ गया वहाँ पर हम यूज़ किसका करेंगे, थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे या V3 तरीका प्रयोग करेंगे। उसके बाद में बात करता हूँ मैं फ्रेंड्स टेकिंग का या ING फॉर्म की। तो ING फॉर्म अगर आ गई है तो यहाँ पर बेसिकली अगर टेंस की बात करूँ या फ्रेजेज की बात करूँ एज ए वर्ब, तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे कंटिन्यूस टेंस में। फ्रेंड्स जहाँ किसी टेंसेज में, किसी टेंस में कंटिन्यूस शब्द लग गया, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस है, जैसे पास्ट कंटिन्यूस है, या फिर जिस टेंस में कंटिन्यूस शब्द आ गया, जैसे परफेक्ट कंटिन्यूस आ गया, या आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आ गया, तो जहाँ पर कंटिन्यूस शब्द आ गया वहाँ पर हम ING फॉर्म यूज़ करते हैं एज ए वर्ब। एज ए वर्ब इसको यहाँ पर यूज़ करते हैं कंटिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर बात करें नॉर्मली इसका यूज़ हम कर सकते हैं ING फॉर्म का एज ए सब्जेक्ट, और जब एज ए सब्जेक्ट इसका यूज़ किया जाता है या एज ए वर्ब इसका यूज़ किया जाता है, एज ए ऑब्जेक्ट इसका यूज़ किया जाता है सॉरी, तो एज ए वर्ब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट इसका यूज़ करते हैं। एज ए सब्जेक्ट इसका जब यूज़ किया जाता है तो ये फॉर्म क्या होती है, जेरंड फॉर्म होती है। ING फॉर्म मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि टेकिंग जो होती है या ING जो फॉर्म होती है वो आपकी एज ए सब्जेक्ट भी यूज़ हो सकती है, एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज़ हो सकती है, और एज ए वर्ब तो आप यूज़ कर ही रहे हो इसमें। इसके बाद में अगर बात करूँ फ्रेंड्स तो ये आपकी जो मेन वर्ब में जो एस या एस लगा हुआ है, ये आपकी क्या है, ये आपकी है सिंगुलर फॉर्म। ये आपकी क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। और ये जो सिंगुलर फॉर्म है ये आपकी कहाँ यूज़ होती है, ये सिंगुलर फॉर्म होती है आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये कहाँ यूज़ होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होती है फ्रेंड्स। और लास्ट में जो इन्फिनेटिव जो वर्ब है 2 + V1 है, वो आपकी यूज़ होती है जब एक सेंटेंस में 2 वर्ब यूज़ होती हैं, और दो वर्ब हैं और दोनों को आपको एक ही सेंटेंस में यूज़ की जाती हैं, तो हम इन्फिनेटिव का साथ यूज़ करके दोनों वर्ब को कनेक्ट करते हैं, दोनों वर्ब एक साथ वहाँ पर लिखी जाती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ अगर बात करूँ टेक की, तो टेक यहाँ पर अपना यूज़ हो रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। यहाँ पर आपका टेक यूज़ हो रहा है, टुक यूज़ हो रहा है आपका पास्ट इंडेफिनिट में, या क्योंकि आपकी V2 होती है और अकॉर्डिंग टू रूल ये आपकी V2 यूज़ होती है पास्ट इंडेफिनिट में। अगर मैं बात करूँ
V3 की तो ये आपकी परफेक्ट में यूज़ होती है। परफेक्ट आपका कोई सा भी हो सकता है, पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का। फिर बात करता हूँ मैं टेकिंग की, तो ये आपकी प्रोग्रेसिव फॉर्म है, ये आपकी कंटिन्यूस में यूज होगी। जहाँ कंटिन्यूस शब्द आ गया वहाँ पर आईएनजी फॉर्म यूज होगी। टेकिंग आपकी यूज हो सकती है, यही मैं कहूँगी आईएनजी आपकी जो फॉर्म होती है वो आपकी यूज हो सकती है एज ए सब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट और एज ए वर्ब। और ये आपकी मेन वन में या V1 में ऐसे एज लग जाता है तो आपकी सिंगुलर फॉर्म होती है। ये आपके कहाँ यूज़ होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूँ V1 की, तो V1 आपकी और कहाँ यूज़ हो सकती है, V1 आपकी यूज़ हो सकती है फ्यूचर इंडेफिनिट। V1 आपकी कहाँ यूज़ हो सकती है, फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ हो सकती है। लेकिन फ्रेंड्स अगर बात करूँ तो टाइम जो आपका होता है, आपका जो टाइम होता है वो जनरली हम लिख देते हैं कि इसकी जो पार्ट होते हैं वो कितने होते हैं, 3। लेकिन एज ए फॉर्म यूजिंग ऑफ द फॉर्म, अगर फॉर्म का यूज किया जाए और अगर ये फॉर्म अगर यूज़ कर रहे हैं, इनका जो रूप यूज़ कर रहे हैं, इन वर्ब का जो यूज़ कर रहे हैं, अगर उसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जहाँ हम प्रेजेंट यूज़ कर रहे हैं, काम पास्ट यूज़ कर रहे हैं, काम फ्यूचर यूज़ कर रहे हैं, तो नॉर्मली देखा जाए तो ये कहाँ यूज़ हो रही है, आपकी तीनों के तीनों जो आपके पार्ट ऑफ द टाइम है वो वहाँ पर यूज हो रही है फ्रेंड्स। तो आई होप कि ये चीज़ आपके क्लियर हो गई होंगी। अब इससे हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी डेफिनेशन थी और इसके बाद में आपके कुछ पेजेस थे। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि जो आपकी वर्ब है या वर्ब के जो भी फेजेज हैं वो आपके कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं या रिलेटेड हैं किससे, टेंस से। क्योंकि टेंस में हम क्या यूज़ करने वाले होते हैं फ्रेंड्स, टेंस में हम यूज़ करने वाले होते हैं ए फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके बाद में फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अब मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स टेंस एंड टाइम की। तो टेंस एंड टाइम का मैं यहाँ पर एक चार्ट बनाने वाला हूँ फ्रेंड्स, इसको आप समझिए अच्छी तरीके से। ये आपका चार्ट टेबल बनने वाला है। यहाँ पर मैं बात करूँ कि टेंस एंड टाइम मैंने यहाँ पर लिख दिया फ्रेंड्स, टेंस एंड टाइम लिखा। अब इसको मैं इसका डिवाइडेशन किया है, क्योंकि टेंस एंड टाइम का अगर डिवाइडेशन करेंगे, अगर बात करूँ तो इसका जो डिवाइडेशन करेंगे वो हम करने वाले हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो यहाँ पर मैं डिवाइडेशन किया था, तो कैसे किया था, यहाँ पर बात करता हूँ इसकी। पहला जो इसकी स्टेट थी वो थी इंडेफिनिट, पहली जो स्टेट थी वो क्या थी, इंडेफिनिट। सेकेंड जो इसकी फेजेस थी वो थी कंटिन्यूस, सेकेंड जो फेजेस थी वो थी कंटिन्यूस। थर्ड थी इसकी परफेक्ट और फोर्थ वन थी परफेक्ट कंटिन्यूस। फोर्थ वन क्या थी इसकी, फोर्थ वन क्या थी फ्रेंड्स, फोर्थ वन थी इसकी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए ये चीज़ें। यहाँ पर मैंने लिख दिया है टेंस एंड टाइम, यहाँ पर मैंने लिखा है प्रेजेंट, यहाँ पर मैंने लिखा है पास्ट, यहाँ पर मैंने लिखा है फ्यूचर। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक डॉट लगाया है, क्योंकि ये चारों की चारों जो कंडीशन बनती है, ये चारों की चारों कंडीशन आपकी बन रही हैं, वो बन रही है आपकी प्रेजेंट में भी बन रही है, ये चारों की चारों कंडीशन आपकी पास्ट में भी बन रही है और ये चारों की चारों कंडीशन आपकी फ्यूचर में भी बन रही है। ये आपका टाइम है फ्रेंड्स। और इसके बाद में जो इसी के पार्ट आगे बना रहे हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में बनाए थे, लास्ट वीडियो में इसको समझा था, तो इंडेफिनिट वाला पार्ट है इसका, प्रेजेंट का भी है और पास्ट का भी और फ्यूचर का भी है। ये कंटिन्यूस वाला पार्ट है जो आपका तीनों टाइम में आपका यूज होता है, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस, ये चारों के चारों जो है इसमें यूज होते हैं। तो मैं बात कर सकता हूँ कि इन चारों को इस डॉट से मैं मिला देता हूँ फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, ये चारों के चारों यूज कहाँ हो रहे हैं, ये चारों के चारों आपके यूज हो रहे हैं
प्रेजेंट में। ये चारों के चारों आपके यूज़ कहाँ हो रहे हैं? पास्ट में। ये चारों के चारों आपके यूज़ कहाँ हो रहे हैं? फ्यूचर में। प्रेजेंट के 4 हम फेजेस पढ़ रहे हैं, वो आपके इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस है। पास्ट इंडेफिनिट में यहाँ पर पास्ट है तो इंडेफिनिट है, और तो आगे लास्ट में एज इट इज़ है। फ्यूचर में भी एज इट इज़ है, चारों के चारों आपके फेजेस होने वाले हैं। इसके बाद में आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर से मैं बात करूँ तो इनके भी अलग अलग फेजेस बन जाते हैं। फिर इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस है, इनके अलग अलग फेजेस बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए पीछे एक बार दोबारा, प्रेजेंट में चारों के चारों यहाँ पर फेजेस बन रहे हैं, पास्ट में 4 बन रहे हैं, फ्यूचर में 4 बन रहे हैं। तो टोटल अगर इनको देखा जाए तो टोटल हमारे पास कितने बन रहे हैं? टोटल हमारे पास बन रहे हैं, टाइम की बात करूँ तो टाइम हमारे पास कितना बन रहा था? टोटल टाइम हमारे पास बन रहा था 3 फ्रेंड्स, जो हमने एज इट इज ऊपर यहाँ पर पढ़ा है। उसके बाद में अगर टोटल इनको किया जाए तो टोटल हम इनको कर सकते हैं। टाइम हमारे पास 3 है, और अगर बात करूँ तो यहाँ पर अलग अलग इसकी फेजेस बन रही हैं, तो 4 बन रही है। तो यहाँ पर अपने जो टेंस की जो फेजेस बनने वाली हैं, यहाँ वहाँ की फॉर्म ऑफ द टेंस जो होने वाले हैं, वो होने वाले हमारे पास टोटल 12। वहाँ पर कितने होने वाले हैं? वहाँ पर हमारे पास होने वाले 12। उसके बाद में बात करूँ फ्रेंड्स, इनके भी अलग अलग फिर आगे पार्ट्स बनने वाले हैं, और आगे इनके जो पार्ट्स बनने वाले हैं वो बनेंगे हमारे पास सेंटेंस। आगे जो बनेंगे वो हमारे पास बनेंगे सेंटेंस, क्योंकि हर जो टेंस है उस टेंस में कहीं ना कहीं फॉर्म ऑफ द सेंटेंस हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर जैसे इंडेफिनिट की बात करूँ तो इंडेफिनिट में हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से फॉर्म हो सकते हैं, इसमें कौन कौन से हो सकती हैं, और इंडेफिनिट में, कंटिन्यूस में, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस में कौन कौन से आपके फॉर्म ऑफ द सेंटेंस हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी 4 पार्ट इसके हो सकते हैं। अगर सबसे पहले मैं बात करूँ इंडेफिनिट में, तो इंडेफिनिट में कौन कौन से सेंटेंस आपके हो सकते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, या फ्यूचर हो। तो इंडेफिनिट में आपके पास हो सकते हैं, सबसे पहला जो होता है वो आपका होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब ये हो गया कि वो आपका सकारात्मक सेंटेंस होगा। फ्रेंड्स सकारात्मक, आई रिपीट वंस अगेन, अफर्मेटिव होता है सकारात्मक, और सिंपल होता है साधारण, दोनों में डिफरेंस है फ्रेंड। उसके बाद में बात करता हूँ कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस में भी एज इट आप अफर्मेटिव सेंटेंस जो फर्स्ट सेंटेंस होगा अफर्मेटिव होगा, और एज इट इज आगे भी आपके अफर्मेटिव सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस होगा। उसके बाद में सेकंड वन जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा आपका निगेटिव। सेकंड वन बनेगा वो कौन सा बनेगा? निगेटिव। उसके बाद में बात करते हैं थर्ड वन बनेगा वो इंट्रोगेटिव, और लास्ट वन जो बनेगा वो बनेगा आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। फर्स्ट वन बनेगा अफर्मेटिव, जिसको सकारात्मक बोलते हैं। सेकंड वन नेगेटिव, जिसको नकारात्मक बोलेंगे। थर्ड वन जो परफेक्ट बनेगा वो आपका परफेक्शन वाला होगा, यानी उसमें कंप्लीटली कोई कार्य का पूर्ण होगा। और यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस है, ये हमने कल इसके बारे में काफ़ी डिस्कस किया था कि यो फेजेज वो है जहाँ पर आपका कोई काम कुछ हद तक कंप्लीट हो जाता है और कुछ हद तक वो आपका चल रहा होता है, यानी एक ही एक्टिविटी है, एक ही वर्ब है, उसका कुछ पार्ट हो गया और कुछ पार्ट उसका अभी चल रहा है, तो आपका परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। इनके अलग अलग पार्ट हैं। और लास्ट वन जो होता है आपका, फर्स्ट वन होता है आपका कि वो आपका अफर्मेटिव होता है, सेकंड वन नेगेटिव होता है, थर्ड वन इंट्रोगेटिव, और लास्ट वन इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसमें हम यूज़ करते हैं प्रश्नवाचक और नकारात्मक, नेगेटिव वर्ड वहाँ पर यूज किया जाता है। तो एज इट इज इनको लिखना चाहिए, या एज ए चार्ट अगर उनको लिखना चाहिए तो कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स? अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करूँगा अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड वन से आपका हो जाएगा नेगेटिव, थर्ड वन आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव, और फोर्थ वन हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये 4 इसके पार्ट, जिसके जैसे यहाँ पर हमने प्रेजेंट के 4 अलग अलग पार्ट्स पढ़े हैं, वैसे पास्ट के यहाँ पढ़े हैं, फ्यूचर कैसे पढ़े हैं। तो इसी प्रकार से इस इंडेफिनिट के कंटिन्यूस के भी फिर आगे जाकर 4 अलग अलग पार्ट यहाँ पर बन रहे हैं। तो मैं फ्रेंड्स इन चारों को यहाँ इस डॉट से मिला देता हूँ। क्योंकि चारों के चारों जो फेजेस हैं ये आपके सिमिलर एज इट इज़ यहाँ पर यूज़ किए जाने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ तो इंडेफिनिट में चारों के चारों यहाँ पर हैं, बात करूँ मैं तो कंटिन्यूस में चारों के चारों यहाँ पर हैं, बात करूँ परफेक्ट में तो ये आपके अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव यहाँ पर हैं, और लास्ट वन में भी एज इट इज़ यूज किए जाते हैं। अफर्मेटिव आपका साधारण होता है,
जहाँ पर आप नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं कर पाते, इसमें यूज़ किया जाता है। नेगेटिव वर्ड यूज़ होते ही आपका इसमें नेगेटिव वो सेंटेंस कहलाता है। उसके बाद में इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। फ्रेंड्स अगर नेगेटिव की बात करूँ, इंट्रोगेटिव की बात करूँ फ्रेंड्स सॉरी, तो इंट्रोगेटिव भी हमारे पास दो प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। इंट्रोगेटिव में पहला बनता है वो बनता है आपका हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला, हेल्पिंग वर्ब पर बेस्ड। और सेकंड वन जो इंट्रोगेटिव बनता है वो बनता है आपका WH वर्ड पर बेस्ड। तो यहाँ पर ये दोनों प्रकार के सेंटेंस यहाँ पर यूज़ करते हैं। एक बार दोबारा मैं रिपीट करता हूँ फ्रेंड्स कि ये जो हमने चार्ट बनाया है वो बनाया टेंस एंड टाइम से रिलेटेड। टाइम की बात करूँ, टेंस की बात करूँ, टाइम की बात करूँ, तो टेंस एंड टाइम की बात करूँ तो यहाँ पर टाइम की बात करूँ तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीन इसके अलग अलग डिवाइडेशन है टाइम के। फिर इसी टाइम को हमने अलग अलग पार्ट में बांटा, अलग अलग फेजेज में बांटा। ये फेजेज क्यों बांटे ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, और इस वीडियो में भी हमने काफ़ी डिटेल में जान लिया है कि ये पेजेस क्यों बनाए, क्योंकि ये फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज़ करते हैं। तो फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सी वर्ब कहाँ कहाँ किस प्रकार से यूज़ हो सकती है, तो किसी वर्ब को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी फॉर्म में उसको यूज़ कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास चार पार्ट बनते हैं। इंडेफिनिट बनता है, कंटिन्यूस बनता है, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस बनता है। उसके बाद में इसमें अलग अलग प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। से इंडेफिनिट में भी चार प्रकार से बन रहे हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस में भी चार प्रकार के सेंटेंस बन रहे हैं। फर्स्ट वन बनता है अफर्मेटिव, सेकंड वन बनता है आपका नेगेटिव, थर्ड वन बनता है इंट्रोगेटिव और लास्ट वन बनता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इस प्रकार से चार प्रकार के आपके सेंटेंस यहाँ पर बन रहे हैं फ्रेंड्स। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपके लिए काफ़ी यूजफुल है फ्रेंड्स। हो गया फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं फिर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, और जो डिटेल मैंने आपको बताई है, जो डिटेल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो भी आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि जो भी फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज़ कर रहे हैं, या जो भी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हम करने वाले हैं एज ए सेंटेंस, एज ए सेंस ऑफ टेंस, वो आपकी वर्ब जो होती है वो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी डिपेंड करती है टेंस पर। और ये हमने इजीली उस सेंटेंस में प्रूव किया था, और यहाँ पर भी उस चीज़ को हमने काफ़ी प्रूव कर दिया है फ्रेंड्स। जैसा कि लास्ट वीडियो में बात की थी कि हर क्लास के एंड में आपको कुछ मीनिंग्स दिए जाएंगे, और वो मीनिंग्स से उनके साथ आपको उनका एंटोनिम और सिनोनिम भी आपको बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए उन्हीं मीनिंग्स को हम यहाँ पर क्लियर करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट वन हमारे पास जो मीनिंग होगा वो क्लमजी। फर्स्ट वन जो मीनिंग होगा वो क्लमजी। फ्रेंड्स क्लमजी क्या होता है? क्लमजी क्या होता है फ्रेंड्स? क्लमजी का अर्थ होता है कि बेकार, इसको हम बोल सकते हैं बद्धा, यूं बोल सकते हैं बेढंगा, जिसकी शकल सूरत अच्छी नहीं है, जो बेकार है, जो भद्दा है, कुरूप है, उसको हम बोल सकते हैं क्लमजी, असिस्ट है। फ्रेंड्स यहाँ पर अगर बात करूँ तो इसकी यहाँ पर हम बात करेंगे इसके सिनोनिम की। यहाँ पर बात करेंगे हम सिनोनिम्स की, और यहाँ पर हम बात करेंगे एंटोनिम्स की। अगर सिनोनिम की बात करूँ मैं क्लमजी में, तो क्लमजी में सिनोनिम क्या हो सकता है फ्रेंड्स? यहाँ पर हम बात करेंगे, इसका सिनोनिम हो सकता है आपका मेलाड्रोइट, MELADROIT, मेलाड्रोइट हो सकता है। सेकंड वन इसका जो सिनोनिम हो सकता है वो हो सकता है अनकाउथ, अनकाउथ हो सकता है। सेकंड वन जो इसका सिनोनिम हो सकता है वो क्या हो सकता है? अनकाउथ हो सकता है। इसके अलावा थर्ड वन जो इसका सिनोनिम हो सकता है वो हो सकता है ऑकवर्ड, AWKWARD। हाय फ्रेंड्स, अगर क्लमजी की बात करूँ तो इसका अर्थ होता है बेकार, बद्धा या बेढंगा। इसके एंटोनिम सिनोनिम्स की बात करूँ तो मेलोड्रोइट, अनकाउथ,
और ऑकवर्ड होता है। नेक्स्ट वन, अगर से एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स इसके होते हैं अडेप्ट, स्किलफुल, एक्सपर्ट और डेक्सट्रियस। नेक्स्ट वन की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर नेक्स्ट वन अपना जो वर्ड होता है वो होता है कोक्स, और कोक्स का जो अर्थ होता है वो होता है लालच देना किसी को, या प्रलोभन देना, किसी को लालच या प्रलोभन देना। फ्रेंड्स, इसके सिनोनिम्स की अगर बात करूं तो इसका सिनोनिम्स जो होते हैं वो होता है कैजोल, CAJOLE, कैजोल। सेकंड वन होता है डिकोय, DECOY। सेकंड वन क्या होता है, DECOY। थर्ड वन की बात करें तो थर्ड वन जो इसका सिनोनिम होता है वो होता है आपका परस्यूड। थर्ड वन क्या होता है, परस्यूड। लेकिन फ्रेंड्स, अगर इसकी एंटोनिम्स की बात करूं तो एंटोनिम्स इसके हमारे पास हैं। सबसे पहले बात करेंगे बुली। सेकंड वन हो जाएगा इसका थ्रेटन, THREATEN। थर्ड वन हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा चाइल्ड। और देखिए फ्रेंड्स, कोक्स की बात करें तो इसका अर्थ होता है लालच से प्रलोभन देना। सिनोनिम्स की बात करूं तो ये कैजोल, CAJOLE, डिकोय, DECOY, परस्यूड, PERSUAD, परस्यूड। एंटोनिम्स की बात करूं तो बुली, BULLY, थ्रेटन, THREATEN, थ्रेटन, और चाइल्ड, CHIDE। ये इसके कुछ एंटोनिम और सिनोनिम्स हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले वाले जो क्लास थी अपने, उस क्लास में हमने बात की थी प्रोवोक की और एक्साइटेड की। प्रोवोक का अर्थ होता है उकसाना, एक्साइटेड का मतलब होता है उकसाना, किसी को या प्रेरित करना। इसके सिनोनिम्स की हमने बात की थी, तो सिनोनिम्स उसके थे मोटिवेट करना, किसी को इंक्रीज करना, किसी को मोटिवेट करना, किसी को आगे बढ़ाना, किसी को आगे बढ़ने के लिए हौसला देना। लेकिन उसकी अगर एंटोनिम्स की बात करें तो वहाँ पर एंटोनिम्स हमने दिया था डिस्करेज। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास के लिए बने रहिए। उम्मीद करता हूँ आज की इस क्लास में आपको जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आपके क्लियर हो गए होंगे टेंस एंड टाइम से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।